फेक एक्टिंग कर रहे हो उसमें, वो सबसे डेंजरस होता है। नहीं, मैं तो खैर नहीं करूँगा वेब सीरीज़, क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन है, जब शुरुआत बहुत अच्छी होती है, फिर वो बाजार बन जाता है। फाइट से मारा उड़ गए, साउथ इंडियन फिल्म में जिस तरह की होती है, स्वैग सी बड़ी नहीं, हीरो का एक वो होता है ना। एक कुत्ते और बिल्ली को लेके पिक्चर बना दो आप, और 6,000 या 5,000 स्क्रीन पर रिलीज कर दो, उसके दिन डे 1 का 20 करोड़ होगा। स्टार का जो डे 1 का कलेक्शन हुआ 20 करोड़ 25 करोड़ इसलिए होता है क्योंकि वो 4,500-5,000 स्क्रीन पे लगती है, और 6 शो होते हैं एक दिन का। मैं भी नवाजुद्दीन बनना अरे चाहता हूँ। मैं क्या नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस हिंदी सिनेमा के कलाकार से आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कुछ लोग उन्हें फैजल खान के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग उन्हें चांद नवाब के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पर्सनली मैं उन्हें टैलेंट फैक्ट्री मानता हूँ। स्वागत कीजिए नेशनल अवार्ड विनर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग आपके कुछ पॉपुलर परफॉर्मेंसेस की बात ज़्यादा करते हैं, जैसे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के हो गया, आपका कहानी फिल्म का हो गया, जो कि मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप अपने करियर को आंकते हैं शुरू से लेके आज तक, तो बीच का जो सफ़र था जिसमें आपने बहुत छोटे छोटे रोल्स निभाए थे, उन्हें आप आज जब पलट कर देखते हैं तो कैसा फील करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे भी बेहतर और कर सकता था? या जैसे कि सैफ अली खान ने एक बार बोला था कि मैं जब पलट के अपने शुरू के परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। क्या आप भी कुछ उस तरह का ही फील करते हैं? हाँ, आई थिंक क्योंकि एक्सपीरियंस आपको होता चला जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेटर होती चली जाती है, वो उस लिहाज से होता है। लेकिन उस वक्त पे एक एनर्जी होती है, एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है, तो वो उस वक्त का सच वो होता है। आज का सच ये है, राजवीर के पास तो जैसे पूरी आर्टिलरी है। शायद वो पैशन, वो जज्बा जो है, वो एनर्जी शायद धीरे धीरे आपकी टेक्निक्स और में बदलती चली जाती है। आज जिस तरह की मेहनत मैं पहले करता था, आज शायद ना करूं इतनी मेहनत, लेकिन चूंकि टेक्निक्स मुझसे आ गई हैं या अनलर्न करना आ गया है, तो वो इम्प्रेशन, वो एक्सप्रेशन वो दे सकता हूँ मैं आज। बट ये इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एक्चुअली, कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आप नए डायमेंशंस की तरफ आप जाते हैं, तो वो आपको खुद को पुराना लगने लगता है, या खुद की गलतियां नज़र आने लगती हैं। वो अच्छा भी है एक तरह से, इम्प्रूवमेंट के लिए। हम आपकी शुरुआती फिल्मों की बात करें तो एक शॉर्ट फिल्म थी द बाईपास, जिसमें इरफान सर भी थे, आप भी थे, जी। जो कि जिसमें डायलॉग्स भी नहीं थे, बट उसके बाद भी वो इतना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? उसको करने से पहले आपने क्या सोचा था कि बिना डायलॉग्स वाली एक शॉर्ट फिल्म को किस तरह से मुझे हैंडल करना है? आई थिंक बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत चैलेंजिंग था वो, क्योंकि आपको डायलॉग से कन्वे नहीं करना था कोई भी चीज़, और ना ही इशारों से कन्वे करना था। कि अगर मुझे आपको अपने पास बुलाना है तो मैं आपको इस तरह से इशारा कर सकता हूँ, बट वो पेंटोमाइम हो गया या माइम हो गया। वो माइम भी नहीं करना है, वो जो माइम नहीं करना विदाउट डायलॉग है, तो वो चैलेंज बढ़ जाता है। आई थिंक आपको लुक से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको ये कन्वे हो कि मैं उसको अपने पास बुला रहा हूँ। और इजीली उसमें सब समझ में भी आता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ भाव दिखाए। एब्सोल्युटली। 2-3 जगह पे हमसे गलती हुई, वहाँ पे सबसे गलती हुई, जितने भी कैरेक्टर, 3 ही कैरेक्टर थे, तीनों से गलती हुई, कि जहाँ पे हमने इशारे से कि तू अब जा। जब मतलब स्क्रिप्ट में वो इशारा भी नहीं था। इशारा में भी नहीं था, और डायरेक्टर का सबसे बड़ा टास्क यही था कि आप इशारा भी नहीं करोगे कि जा। तो बिना इशारे के मतलब आप उसको बोल रहे हो कि जा, चला जा, है ना? तो बिना इशारों के करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। कई जगह पे बहुत चैलेंजेस थे उसमें, इसीलिए वो उसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ बाईपास में। तो इस तरह के किरदार के लिए क्या आप अलग से कुछ मेहनत, कुछ अलग से सोचते हैं या कुछ अलग से वर्कशॉप लेते हैं? आई थिंक डायरेक्टर का अपना एक थॉट होता है, उस थॉट को समझना पड़ता है। कभी कभी वर्कशॉप्स भी होती हैं। आई थिंक वर्कशॉप में तो सिर्फ यही होता है कि जो जो एक्टर्स हैं उनसे जानकारी हो जाए, जान पहचान हो जाए, उनके बारे में थोड़ा सा जान जाएं आप, इतना ही होता है। बाकी तो जो एक्टर का अपना थॉट होता है, वो ऑन द स्पॉट ही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। आपके बहुत से अच्छे रोल्स में से मुझे एक पसंद आया था, मनोरमा 6 फीट अंडर का आपका निभाया हुआ किरदार, जो कि बहुत रियलिस्टिक लगता था। उत्तरी
इस फिल्म में आपने एक लोकल गुंडे का किरदार निभाया, जैसे जिसने मुझे तो मतलब स्पेशली बहुत प्रभावित किया था। जैसे जो बोलने का आपका स्टाइल था, जो जो तरीका था, जिस तरह के आपका कॉस्ट्यूम्स रखे गए थे, बहुत अच्छा था। आपने इस तरह के छोटे मोटे किरदार बहुत निभाया और एक जैसे किरदार काफ़ी सारे निभाए, ये खास तौर पे चोर उचक्के वाले। अगर हम बात करें कि बाईपास में भी कुछ ऐसा ही था, मुद्दा थी एक फिल्म, मुन्ना भाई एमबीबीएस, 140 की लास्ट लोकल, और ब्लैक फ्राइडे भी लगभग मिलते जुलता था। एज ए क्रिटिक मैं ये सोचता हूँ कि आप कैसे एक से किरदारों में वेरिएशंस कैसे लाते हैं। तो आप वो सेम किरदारों को निभाने के वक्त, जब आपको पता होता है कि ऐसा ही किरदार मैं पहले निभा चुका हूँ, तो इस बार एक्स्ट्रा अलग से मैं क्या एफर्ट लगाऊंगा, उस पर आप कितना ध्यान देते हैं और कितना सोचते हैं उसके लिए? आई थिंक उस वक्त पे मुझे इसी तरह के किरदार मिलते थे, छोटे हाँ, छोटे किरदार मिलते थे, और आप डिमांड ज़्यादातर भी नहीं कर हाँ, सकते थे। डिमांड भी नहीं कर सकते थे। आपके पाले में गेंद थी नहीं, तो वही करने पड़ते थे। बट आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपके सवाल का जवाब मैं इसलिए दे सकता हूँ, ऐसे दे सकता हूँ कि वर्सटैलिटी, व्हाट इट्स मीन, वर्सटैलिटी इट इज़ नॉट मीन कि आप अलग अलग किरदार कर रहे हैं। वर्सटैलिटी का मतलब है कि एक किरदार को आप कितने कितने तरीके से निभा तरीके से सकते हैं। एग्जैक्टली। गेटअप बदल के, एक में मैं मोटा हो गया, एक में मैं सिक्स पैक्स निकाल लिए मैंने, और एक में मैं कॉप हो गया, और एक में मैं कुछ और हो गया। इट्स नॉट अ वर्सटैलिटी। तो बाहर से अलग ही दिख ही रहे हो आप, लेकिन अंदर से तो सेम ही हो आप। अंदर से तो कुछ चेंज ही नहीं किया आपने, तो कोई वर्सटैलिटी नहीं है। वर्सटैलिटी है कि भले ही एक ही स्टेटस के आप कैरेक्टर करें, लेकिन उसमें भी आप अलग अलग वेरिएशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल खान है और एक गणेश गायतुंडे है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने के लिए दोनों गैंगस्टर हैं। या कॉप, लाइक कहानी का कॉप अलग है, या मैंने रात अकेली की थी उसका कॉप बिल्कुल अलग है। ज़रूरी नहीं कॉस्ट्यूम पहनने से एक ही तरह के किरदार होते हैं, लेकिन एक ही तरह से हो जाते हैं, बट इनर जो वर्ल्ड है उनका वो बहुत अलग है। जो थॉट प्रोसेस है उनका वो बहुत अलग है दोनों का। चाहे वो कहानी का आईबी ऑफिसर हो, चाहे रात अकेली का, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, कंप्लीटली अलग है। कॉस्ट्यूम एक जैसे ज़रूर पहने हुए हैं। अब ये तो मैं हर रोज़ कॉस्ट्यूम चेंज करके बदल के जाता हूँ, इंसान तो वही हूँ। तो आई थिंक ये सवाल बहुत अच्छा है कि इनर वर्ल्ड चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप बाहरी चीज़ों को, एक बाहरी चीज़ों में मतलब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, या एक स्टेटस के, एक स्टेटस में करोड़ों लोग होते हैं, और करोड़ों लोगों के जो थॉट हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो वो थॉट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप फिल्में नहीं कर रहे होते, खाली समय बिता, तब भी क्या ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है अपने किरदारों को लेके, या जो किरदार आपको मतलब आपने साइन नहीं किया है कोई फिल्म, उसके अलावा भी आप कुछ नया नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं, नए किरदारों से आप प्रभावित होते हैं कि आगे कभी काम आ जाएगा इस तरह का किरदार? मैं जब भी, जैसे आपने बोला कि मैं जब भी अकेला बैठा रहता हूँ, मेरी लाइफ में आज तक कोई सा टाइम भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे मैंने किरदारों के बारे में ना सोचा हो। अगर मैं खाली भी बैठा हूँ तो मेरा शौक़ है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनना, या म्यूज़िक सुनने का शौक़ है मुझे विदाउट वॉइस। जब मैं विदाउट वॉइस, किसी की वॉइस के बिना जब म्यूज़िक सुनता हूँ, हाँ इंस्ट्रूमेंटल सुनता हूँ, तो मुझे कैरेक्टर्स खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। तो मैं उन कैरेक्टर्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, और ख़ुद ब खुद वो कैरेक्टर जो बार बार, जब उसी म्यूज़िक को बार बार सुनता हूँ, वो कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने इमेजिन किया है वो बहुत गाढ़ा होता चला जाता है मेरी नज़र में। तो मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जहाँ पे कि मेरा डे ऑफ है और मैंने किसी किरदार के बारे में इमेजिन ना किया। मैं हमेशा उसी वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ, और वही खुशी होती है, और वही मेरी लाइफ है एक्चुअली। एक आपने ब्रिटिश क्राइम ड्रामा किया था, मैक माफिया, ये इससे आप कैसे जुड़े, और फॉरेन जो आपका एक्टर्स है और क्रू के साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों में? जेम्स वॉटकिन डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर, 2 फिल्में देखी थी, उसके बाद कास्ट किया था मुझे। फ़र्क ये है कि जब आप, लाइक मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं जब शॉट देने गया तो पहले उन्होंने रिहर्सल करा ली मुझसे, ये ब्लॉकिंग कोरियोग्राफ कर लिया पूरे सीन को। उसके बाद उन्होंने कहा अब आप मेकअप करा लीजिए, कॉस्ट्यूम चेंज कर लीजिए। तो मैं गया, मैंने कॉस्ट्यूम चेंज की, मेकअप हुआ, वापस जब आया तो पिन ड्रॉप साइलेंस। तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के मतलब कोई डेथ हो गई है, क्या हो गया, बहुत ही सन्नाटा है यहाँ पे।
तो जो असिस्टेंट खड़ा था उसके बराबर में जाके मैं भी चुपचाप बिल्कुल खड़ा हो गया। तो 5 मिनट तक सब चुप रहे। तो मैंने चुपके से असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा यार इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं सर आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो रेडी हूँ। तो धीरे धीरे से कैमरामैन भी रेडी था, सब चीज़ें रेडी थी और शूट हो गया। अब ये देखिए कि इतने इतने साइलेंस में, इतनी डिसिप्लिन में जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आई थिंक आप अपना बेस्ट देंगे। एक्टर्स के हमारे यहाँ जैसे ये है कि आई एम सॉरी टू से बट बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और जो इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं एक्टर, कोई भी एक्टर अपना बेस्ट देगा। तो उसकी हमें इस तरह के माहौल की बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। वहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है। अगर 9:30 बजे बोला है तो 9:30 बजे एग्जैक्ट आप तैयार होने चाहिए। 9 बजे शॉट स्टार्ट होगा तो एग्जैक्ट 9 बजे होगा। तो इस तरह का प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ भी हैं, कुछ लोग करते हैं। अगर हम आपकी कुछ और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसे देख इंडिया सर्कस एक आपकी फिल्म थी, अनवर का अजब किस्सा थी, मिस लवली भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन किरदारों में एक प्योरिटी नज़र आती है। ऐसा लगता है मानो आप ये किरदार निभा नहीं रहे हैं, वो आप ही वो रियल लाइफ के किरदार हो। क्यों आपको इस तरह के रियलिस्टिक किरदार भाते हैं, और क्या इस तरह के किरदार करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर कॉमर्शियल किरदारों में, जैसे मुन्ना माइकल हो गया या आपका जीनियस हो गया, किक हो गया, इस तरह के? आई थिंक मेहनत तो हर रोल के लिए होती है। ये कहना कि भाई उस तरह की फिल्मों में आप बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, जैसे कमर्शियल फिल्म, जैसे किक का आपने नाम लिया। किक एक तरह का, एक अलग तरह का सिनेमा है। तो उसके लिए भी मेहनत लगती है। मेहनत तो सारे किरदार के लिए लगती है, बट मेक बिलीव की बात है कि मैं चाहे कोई भी सिनेमा हो, अगर उसमें उस वर्ल्ड में आप एंटर हो चुके हैं या वो कैरेक्टर आपको भा रहा है तो वो अच्छा लगेगा डेफिनेटली। उसमें भी एक ऑनेस्टी कहीं ना कहीं, अगर लाइक फॉर एग्जांपल ये है कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी एक ऑनेस्टी होती है कि हाँ हमारा सिनेमा ये है और इस पे हमारा बिलीफ है, और वो बिलीफ जब सिनेमा हॉल में जाता है तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को वो मेक बिलीफ नज़र आता है। कमर्शियल फिल्म वालों में एक ऑनेस्टी होती है कि भाई हमारा सिनेमा ऐसा है, हमारा बिलीफ ऐसा है, और वो बिलीफ ऑडियंस भी करती है। ये जो कंटेंट ड्रिवन के नाम पे जो फ्रॉड होता है एक्टिंग का भी और फिल्म का भी, कि हम कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और फेक एक्टिंग कर रहे हो उसमें, वो सबसे डेंजरस होता है एक्चुअली। एग्जैक्टली। है ना? आप ना तो इधर के रहे ना उधर। जैसे आजकल अगर आप वेब सीरीज में देखें तो हर आदमी रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा है कहने को तो, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में आपको खड़ा करके वो आपसे एक्टिंग कर रहे हैं, बट वो रियलिज्म इज व्हाट? रियलिज्म इज नॉट सिर्फ वोकल नहीं है, बोलने से अरे हाँ यार ठीक है मैं अच्छा ओके हो गया हाँ, दिस इज नॉट द रियलिस्टिक एक्टिंग। रियलिस्टिक इज रियल प्रेमाइसिस में, रियल चीजों में रख के आप अपने आप को सोच रहे हो, काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। अगर मैं वाकई ऐसी सिचुएशन में होता तो क्या बीतती, मतलब पसीने आ जाते हैं। इट इज नॉट हियर ओनली कि भाई आया ठीक है, इट इज नॉट द रियलिस्टिक एक्टिंग। एग्जैक्टली। कि आप उस कंडीशन में अपने आप को रख के देख रहे हो। इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। इट्स नॉट रियलिस्टिक एक्टिंग इज अ वेरी सीरियस जॉब। इट्स नॉट अ वेरी इजी कि हाँ जा डायलॉग याद करो धप 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 करके बोल दी। तो ये जो वेब सीरीज़ में आजकल जो कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप उससे सहमत नहीं, और शायद यही रीज़न है कि आपने भी फैसला किया कि अब, कहीं सुना था हमने कि वेब सीरीज़ नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं तो खैर नहीं करूँगा वेब सीरीज, क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन है, जब शुरुआत बहुत अच्छी होती है ना, फिर वो बाजार बन जाता है। ज़रूरी बाजार हर चीज़ में होता है, पैसा हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन पैसा अच्छी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होता है। अब ये इट इज़ नॉट मीन कि भाई हमें वेब सीरीज़ बनानी है, चलो ठीक है एक्टर कास्ट करो, ये हो गया 8 एपिसोड हमने 1 महीने में निकाल दिया, 2 महीने में निकाल दिया, और बिना कुछ सोचे समझ, उसमें भी पैसा लग रहा है। और जो सोच समझ के एक आर्टिस्टिक सीरीज़ बना रहा है, एक आर्ट क्रिएट कर रहा है, उसमें भी पैसा लग रहा है, और वो भी पैसा बना रहा है। ऐसा नहीं कि भाई जो अच्छी चीज़ होती है और रिटर्न करती है, जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसमें भी आर्ट है। उसने बड़े पैशन के साथ बनाई वो सीरीज़,
और जो लोग ऐसे एमए बजाय वो भी वो भी एक तरह का अपना वो है, बिजनेस है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आर्ट आर्ट तो हर चीज़ में होती है, कमर्शियल फिल्मों में क्या आर्ट नहीं होती क्या? उनमें भी आर्ट होती है, एक तरह की आर्ट होती है उसमें। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम फार्मूले पे पड़ जाते हैं ना कि चलो अब तो फार्मूला बन गया, वेब सीरीज बनानी है चलो, या फिल्म व्हाटएवर जो भी है, पैसा कमाना है, पैसा आना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, जहाँ इस थॉट में आ जाते हैं ना, वो बिजनेस बन गया तो वो तो प्योर बिजनेस हो गया। बिजनेस उसमें भी एक जो अच्छी चीज बना रहे हैं उसमें भी बिजनेस है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये जो स्वैग वाली फिल्में होती हैं इसमें बिलीव करते हो, कभी आप करना चाहोगे इस तरह की फिल्म? किस तरह का? जो स्वैग्स होते हैं अपने सलमान खान हो गए, दबंग हो गए, या फिर 10 गुंडों को मारने वाला, फाइट से मारा उड़ गए, साउथ इंडियन फिल्में जिस तरह की होती हैं स्वैग से भरी, नहीं, हीरो का एक वो होता है ना। अभी देखिए वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अच्छा हो सकता है। हाँ, मैं अगर कभी करना चाहूँगा तो भी 6 पैक ऐप निकाल के एक किक मारी और 10 लोग गिर गए, वो भी एक तरह का नशा है, अच्छा है। एक आध फिल्म वैसे भी करूँगा मैं। और वैसे आप देखना पसंद करते हैं नहीं, मैं देखता तो नहीं। नहीं देखते? मैं मुझे जो चीज़ झूठी लगती है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं उस चीज़ वो चीज़ मुझे भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल जैसे लव स्टोरी हमारे यहाँ होती हैं, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें, वो मुझे अच्छी लगती थी, वो मैं कर भी रहा हूँ, है ना। बट वो जो होती है ना कि भाई लाइक एक ऐसी लव स्टोरी जो पॉसिबल हो सकती है, एग्जिस्ट करती हो। अच्छा, आप उसमें भी मतलब रियलिस्टिक चीज़ें ढूंढते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसमें भी रियलिस्टिक ढूंढ रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन किक मारो 10 लोग गिर गए, वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं कर सकता हूँ। ठीक। बट अगर मैं ये बोलूँ कि यार ये चीज़ ही सबसे अच्छी है, वो मेरा बिलीफ नहीं है। ये जो सवाल है ये मैं अक्सर आप जैसे एक्टर्स से पूछता हूँ, जैसे जो आप लोग जो रियलिस्टिक एक्टिंग में बिलीव करते हैं, आप हो गए, पंकज जी हो गए, मनोज बाजपेयी सर हो गए, आपके नसीरुद्दीन शाह सर हो गए, तो कॉमर्शियल फिल्मों में जो होता है, जो खास तौर पे अब तो फिल्मों में काफ़ी सुधार हो गया है। 90s में आप एक कॉमेडियन हैं तो आपको अगर आपको हंसाना है तो आप अपने फेस पर हंसी लाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके हाँ मैं हंसा रहा हूँ। आपको गुस्सा दिखाना है, आप ज़ोर से बोलोगे डायलॉग्स ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये गुस्से में है। फेस पर वो चीज़ें लानी पड़ती हैं दर्शकों को समझाने के लिए। आप लोगों ने उस ट्रेंड को थोड़ा बदल दिया, आप लोग एक फ्लैट फेस से पूरी एक्टिंग कर जाते हैं, आंखों से दिखा देते हैं कि मेरे अंदर के भाव क्या हैं। इससे आगे आप क्या सोचते हैं कि इससे आगे एक्टिंग की गहराई और क्या हो सकती है? आई थिंक ये जो आप फ्लैट फेस वाली बात कर रहे हैं इसमें भी फ्रॉड है। अच्छा, कि मैं फ्लैट रखूंगा फेस और लोगों को लगेगा कि मेरा फैशन इनर टाइप का तो नहीं हो गया? हाँ, वो हो सकता है। हाँ। एक ये फैशन होता है, आता है, वो हर जगह आता है। मैं भी नवाजुद्दीन बनना लेकिन मैं क्या एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे सामने कि एक एक्टर को एक्सप्रेशन नहीं, बहुत ऊंचे डायरेक्टर थे वो, उनके सामने एक एक्टर को मैंने देखा कि फेस पे नहीं लाना कुछ भी, अंदर सोचना है, थॉट योर इनर वर्ल्ड में, इनर में चल रहा है तुम्हारे ये चीज़। तो उसकी हैबिट बन गई, जब भी कोई इंटेंस सीन आता था वो नॉर्मली स्ट्रेट फेस रखता था। बट यू नो उसका जब वो सीन देखते थे हम, बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल खाली नजर आता था। क्यों? क्योंकि उसमें माइंड में उसके कुछ चल नहीं रहा होता था और लोगों को ये दिखा रहा था कि मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ चल नहीं रहा था एक्चुअली। इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी चीज़ के नाम पे फ्रॉड कर सकते हैं इजीली। सिनेमा अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का खूबसूरत फ्रॉड है। लेकिन आम दर्शकों को तो ज़्यादा, जैसे आप कह रहे थे कि वेब सीरीज़ में भी रियलिस्टिक टाइप की चीज़ें दिखती हैं लेकिन एक्चुअली में वो फेक हैं, तो आम दर्शकों को तो उतना समझ में नहीं आता होगा जितना आप लोग डीपली दर्शकों की वजह से। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जो एक्टिंग करता हूँ मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अपने सच्चाई के लिए करता हूँ। मैं दर्शकों को माइंड में रख के नहीं करता हूँ कि ये दर्शकों को पसंद आएगा। मुझे टच हो रहा है, मुझे कनेक्ट हो रहा है, या मेरा इनर कहीं ना कहीं हिल रहा है, उससे मुझ पर असर पड़ रहा है उस चीज़ का, उसके लिए एक्टिंग करता हूँ। दर्शकों को बाद में पसंद आता है, दर्शकों को ये पसंद आता है, ये सोच के मैं एक्टिंग नहीं करता फ्रेंकली स्पीकिंग। सीरियसली आप मतलब सिनेमा को जीते हैं? मतलब मेरा प्रोसेस ही है, हो सकता है मैं गलत हूँ बट मेरा प्रोसेस ही है। अच्छा, जिस तरह की आर्ट फिल्म्स की बात करें, पैरेलल फिल्म्स की बात करें,
हम लोग जानते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं होता जितना कि कॉमर्शियल मूवीज़ में होता है। am I right? तो आप लोग या आपके जैसे और एक्टर्स हैं, या खास तौर पे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ पैसों के लिए आपने कभी कोई कॉमर्शियल फिल्म की है जो आप नहीं करना चाहते, ताकि किया। उस पैसे मिल जाए तो आगे मैं 2 आर्ट फिल्म्स कर हाँ, सकूं? मैंने किया है। ऐसा किया है मैंने किया। और दूसरी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इसमें कि आ, फिल्में जो चलती हैं वो चलती हैं, स्क्रीनिंग कितनी है उसकी, शोज़ कितने हैं। एग्जैक्टली। एक कुत्ते और बिल्ली को लेके पिक्चर बना दो आप, और 6,000 या 5,000 स्क्रीन पर रिलीज़ कर दो, उसके दिन डे 1 का 20 करोड़ होगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखने की आदत है फिल्म, जो पास में सिनेमा हॉल लगा होता है ना, वहाँ देखने जाने ही जाना है हमें, फ्राइडे सैटरडे संडे को, है ना। एक दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म लगा दो और 700 स्क्रीन पे लगा दो, एक शो सुबह हो रहा है और एक रात में हो रहा है। मैं खुद ना देखने जाऊँ अपनी पिक्चर। जब मेरी पिक्चर चैम्बूर में, मैं रहता हूँ अंधेरे, और चैम्बूर में मेरा, चैम्बूर के किसी सिनेमा हॉल में रात के 11 बजे या सुबह के 11 बजे पिक्चर लगी हुई है, मैं खुद नहीं देखने जाऊँगा। ये जो एक माहौल बना रखा है ना कि फला स्टार का जो डे 1 का कलेक्शन हुआ 20 करोड़ 25 करोड़, इसलिए होता है क्योंकि वो 4,500-5,000 स्क्रीन पे लगती है और 6-6 शो होते हैं एक दिन में। तो आसपास के सिनेमा घर जितने भी लगे हैं सब में, चारों तरफ आपके सिनेमा में वही फिल्म लगी हुई है, तो वही देखने जाएंगे लोग। ऑब्वियसली बिजनेस आएगा ही शुरू के दिनों हाँ, में। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल होता है कि भाई कि उसकी ऑडियंस ज़्यादा है, उसकी, आप अच्छी फिल्म अगर है कोई और उसके 6,000 की स्क्रीनिंग है, लोग देखने जाएंगे, क्यों नहीं देखने जाएंगे। मॉम फिल्म का एक किरदार था आपका, दया शंकर, जो कि मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट किरदार है आपका। बहुत अलग तरह का किरदार था वो, आड़ा टेढ़ा सा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट डालता है, वो लास्ट में जब उसकी मौत होती है एक तरह से इमोशनल कर जाता है। उस तरह के कैरेक्टर के लिए, जैसे आपने एक बार पहले भी कहीं जिक्र किया था कि लंच बॉक्स वाले कैरेक्टर को आपने अपने किसी रूममेट से इंस्पायर होके बनाया था, तो क्या ये कैरेक्टर भी आपने कहीं से इंस्पायर होके आपने इस तरह का चुना था? हबीब साहब, हबीब तनवीर, अच्छा। हाँ उनका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे मैंने एक्चुअली, मेरा प्लान नहीं था ये इस तरीके से करने का। जब मेरा मेकअप तैयार हो गया, मेरे दांत लग गए और मेरे बाल वाल इस तरह के हो गए, तो मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ था, अपने डायलॉग को दोहरा रहा था मैं। तो डायलॉग दोहराते दोहराते ना एक अचानक से सुर लगा मेरा। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत हबीब साहब की तरह सा लग रहा है। तो मेरे उनकी आवाज़ याद थी, क्योंकि मैं उनसे उस वक्त पे बहुत देखा था, मैं मिलता था उनसे। मेरे बहुत सारे दोस्त हबीब साहब के ग्रुप में काम कर रहे थे नया थिएटर में, उस दौरान मैं मिलता था उनसे, हबीब साहब से। तो उनकी आवाज़ बहुत कानों में मेरे थी, और मैंने सोचा यार बहुत अच्छा है ये, अगर उनकी आवाज़ में ले लूँ, अगर उनकी आवाज़ की थोड़ी सी मैं फ्लेवर अगर पकड़ लूँ मैं, तो वो अच्छा निकास में शायद दांत भी निकला, तो उससे है। हाँ, उसकी लंबे वजह से लंबे भी दांत थे दो। चेंज, आवाज़ में कुछ हाँ। चेंज आ रहा था। आपको किस तरह की फिल्में करना ज़्यादा पसंद, किस थीम की? मतलब आप रोमांटिक फिल्में पसंद करते हैं, एक्शन फिल्में पसंद करते हैं करना, या और कोई थीम? मैं सच बताऊं तो मुझे इस तरह की ज़्यादा फिल्म पसंद आती हैं जिसमें मेरा कम से कम कुछ इनर हिले, मेरे इनर वर्ल्ड में, मेरे इनर में कुछ असर पड़े। वो थीम चाहे कोई भी हो। थीम चाहे कोई भी हो, फ्रेंकली मोटे मोटे तौर पे मैं इसी तरह की फिल्में करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक वेयर्डनेस हो, एब्सर्डिटी हो, जो रियल लाइफ में होती है लोगों के पास, है ना। उस तरह के किरदार, सपाट किरदार जो होते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा एक वियर्डनेस लिए होना चाहिए, एब्सर्डिटी होनी चाहिए। वो जो अमूमन मैं लोगों में देखता हूँ कि आप सामने तो ये देख रहे हैं, सामने से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है ये, लेकिन ये घर पे जाके कुछ और हो जाता है। वो वियर्डनेस क्या है, क्यों है, उसको ढूंढने में मज़ा आता है। उस तरह के किरदार मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत से एक्टर कहते हैं कि किसी खास किरदार को निभाने के लिए या निभाने के बाद वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उनके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहता है। जैसे रमन राघव फिल्म में विक्की कौशल ने भी बोला था कि 1 महीने तक मैं उसी जोन में रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आप किसी किरदार में काफ़ी समय तक निकल नहीं पाते उस किरदार से बाहर? कुछ किरदार में होता है, वो कहते हैं ना कि अगर किरदार से आप कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ से कुछ लेके चला जाता है। एंड ऑफ द डे आप अपने आप को बिल्कुल एम्प्टी फील करते हैं। फिर से उसको भरने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है, फिर से रिकॉल करना पड़ता है, मेमोरीज रिकॉल करनी पड़ती है,
तो ये तो फैक्ट है कौन से कि किरदार में आपको ऐसा लगा? मेरे गणेश गायतोंडे में के किरदार में हुआ, और मंटो के किरदार में हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। और फिल्म ख़त्म होने के बाद भी एक डेढ़ महीने तक मैं उसी के मतलब बहुत ही सच बोलता रहा मैं। झूठ का मेरे आसपास उन 2 महीने तक मैंने बहुत सच बोला। इतना इम्पैक्ट पड़ा उसका। हाँ, जिसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो असर तो पड़ता है कैरेक्टर का, 1-2 महीने के बाद फिर चला जाता है। हाँ। तो दोस्तों ये हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, जिन्हें मैं टैलेंट फैक्ट्री कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू दिलचस्प लगा होगा और आपको बहुत कुछ इनके बारे में जानने को मिला होगा। इसी तरह से और भी कुछ स्टार से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।